जय हिंद। देखिए नेपाल में क्या क्राइसिस हुआ है उसको समझते हैं और इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। इस क्राइसिस का इंटरनल कारण क्या था, एक्सटर्नल कारण क्या था और अचानक ऐसा क्यों हो गया, इसको समझते हैं हम लोग। जेंजी प्रोटेस्ट उसे कहते हैं जो यंग जनरेशन है 1997 से 2012 के बीच में जो जन्म लिया है। इन जेंजी प्रोटेस्ट की वजह से पूरा नेपाल जल उठा और एक सत्ता परिवर्तन हो गया। संसद भवन में आग लगा दिया गया। जितना नेता मंत्री हैं लोग, सब लोग का परिवार इसे लटक लटक बानर ऐसा भागा है। हेलीकॉप्टर से कोनो को दौड़ा के मारा है, कोनो को भिगा के मारा है, कोनो को जो घर फूंक दिया है, ये सब हो गया। इसका कारण समझते हैं कि क्या इंटरनल कारण था, उसके बाद समझेंगे क्या एक्सटर्नल कारण है, फिर चीन का क्या है और भारत का इस पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझते हैं। सबसे बड़ा जो कारण था वो करप्शन था। नेपाल में करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था जिसका कोई हद नहीं। करप्शन को रोकना मुश्किल था, हर डिपार्टमेंट करप्ट हो चुका था। चाइना के सहयोग से जो एयरपोर्ट बन रहा था उसमें 1400 करोड़ का घोटाला हो गया। ललिता निवास में घोटाला हुआ, गिरी बंधु में हो गया 54,000 करोड़ का घोटाला हुआ और ओरिएंटल में हो गया 13,000 करोड़ का घोटाला। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसके लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। इसका मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम पीछे है नेपाल का। एमआरआई और ये जो बड़े बड़े जो ये मशीनें हैं उसकी उपलब्धता एकदम नेपाल में कम है। आर्म्स डील में बरेटा कंपनी से जो आर्म्स जिसका दाम था उससे 4 गुना रेट में दलाली में खरीद के लाया सब। पतंजलि को जो जमीन विवाद हो गया पतंजलि से कर लिया सब। यहाँ पर चाय का गोदाम कमर्शियलाइजेशन के लिए बेच दिया। इतना भयानक करप्शन हुआ और जिस कारण महंगाई बढ़ गई। छोटी सी छोटी चीजों के लिए महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि बच्चे जो स्टूडेंट थे जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करते थे, बीए सीए लोग, इन लोग को अपनी फीस भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ गया। इतनी महंगाई बढ़ गई थी और लोग जॉबलेस हो गए थे। और खाली मतलब एक पुरुष का खाली बेरोजगार इंसान बड़ा खराब जिंदगी होती है। आसमान थूकता है, जमीन गाली देती है, उसको लगता है अपना जीवन बोझ हो गया है। खाली जेब जो होता है ना, ये बड़ा दर्दनाक होता है, बड़ी भारी होता है खाली जेब। तो इससे नेपाल का युवा परेशान था, एकदम परेशान था नेपाल का युवा। नेपाल के युवाओं को विदेश जाकर नौकरी करना पड़ता था, विदेश में आके शेफ का नौकरी। अभी आप भारत में देखिए चाउमीन मोमो, ये लोग ऐसी इंडिया में फेमस है कि नेपाली जो शेफ होते हैं चाउमीन और मोमो बड़ा अच्छा बनाते हैं। यहाँ से बेचारे काम करके विदेशी रेमिटेंस भेजते थे अपने देश में और उन पैसों से नेताओं के बच्चे अयासी करते थे। नेपाल की जो यंग जनरेशन थी, सोचिए कितनी मुसीबत में होगी कि युद्ध के दौरान वो लोग यूक्रेन से लड़ने के लिए रसिया में भर्ती हो गए और रूस ने उन्हें 20-25 दिन की ट्रेनिंग दिया, हथियार थमा के भेज दिया यूक्रेन से लड़ने के लिए और वहां वो लोग शहीद हो गए थे। उनका घर परिवार उजड़ गया। इतना भयानक वहां बेरोजगारी का आलम था। अब इनमें होता क्या है, वहां पे जैसे 2008 में राजतंत्र, राजा को हटा के लोकतंत्र जब बना था तो यहाँ कुछ ही पार्टियों का दबदबा था। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, नेपाली कांग्रेस हो गया, यहाँ पे जनता संवादी पार्टी हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, सब ये कई थे सब यहाँ पे। लेकिन ये 3 लोगों देखिए ये आदला बदली करते रहते थे सब। पहले ओली बना 18 में, फिर देहुआ बना 21 में, फिर प्रचंड बना 22 में, फिर अबुआ बन गया 24 में। इतना ऐसे ऐसे हो रहा था नेपाल में, ऐसे यहाँ से यहाँ इस तरह से इन लोग का सत्ता परिवर्तन मैंने पारा पारी खेल रहा है। एबरी हम, एबरी तुम, एबरी हम। यहाँ पे जनता परेशान हो गई, सारा गठबंधन कर ले रहा था सब। कब किससे गठबंधन कर लेगा पता ही नहीं चलेगा। ये उसको गरियाएगा, उसको गरियाएगा, फिर गठबंधन करके सरकार बना लेगा। तो इससे पूरी पब्लिक परेशान हो गई थी। और इनके भैया सबसे बड़का कारण ये नमूने बने हैं सब। नेताओं के बच्चे इतने बेवकूफी किया है सब, जाके टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर अपनी लग्जरी लाइफ जीने लगे सब, विदेश में घूमने लगे सब, पार्टी कर रहा है सब। यहाँ देखिए ये कहाँ घूम रहा है, यहाँ पर संतरा अंडरवियर पहन लेगी, पैंट पहन ले, पते नहीं चल रहा है कि यहाँ पे यो कोनो के होगवे करेगी। यही सब नौटंकी किया है। देखिए इन्हीं सबको देख देख के पब्लिक पगला गई कि जो हम लोग को खाए को नहीं है, इन सब का इतना बड़का बंगला, इतनी बड़ी होटल, आग लगा दिया सब। हाय देखिए लुई विटॉन का, गुची का, ये सब खरीदा है। लुई विटॉन का एगो मफलर आता है 60,000 रुपए का, 3-3 लाख का कपड़ा आता है लुई विटॉन का। है तो पूरा सजले है ससुरा लुई विटॉन से। एकरा हैरी पॉटर अब्बा गइलो तो लदा के इसी सबको पीटा यहाँ पे के बाप को दौड़ा दौड़ा मारा है ये बेचारा के। और दिखावा हैरी पॉटर, यहाँ देखा यहाँ पे तोरा अब्बा पिटा के भागा यहाँ पे, इसी सब के वजह से हुआ है। अब होगा क्यों नहीं। नेपाल की पब्लिक की हालत ऐसे है, नेपाल की पब्लिक इस तरह से। आप इनको देखिए, भारत के नेताओं से सीखना चाहिए नेपाल के नेताओं को। भारत के नेताओं का 2 चाल समझिए। इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं ये बताते ही नहीं है और ये अपने बच्चे को कहते हैं कि बबुआ ते मर्सिडीज में घूम, ते ऑडी में घूम, BMW में घूम, लेकिन फोटो मत खींचो हो। फोटो नहीं खिंचाना है, फेसबुक पे नहीं डालना है, गरीब बन के रहना है। एक दिल्ली में एक नेता से हमसे मिले थे उनके लड़का, तो कहा सर एक फोटो हो जाए। हम कहा हाँ हाँ। तो ऐसे कहा कि रुकिए सर शर्टवा मोड़ लेते हैं, रोलेक्स की घड़ी है, दिख जाएगा तो पब्लिक क्या कहेगी। ये भारत के नेताओं का है। और दूसरा इनके बाल बच्चे तो ऐसे हैं, ट्रेनिंग दिया गया है और ये सब कुर्ता पहन लेते हैं सब। अब कुर्ता में बुझेबे नहीं करता है, कुर्ता 1 लाख का है कि 5,000 का है, कुर्ता तो नॉर्मल दिखता है। तो इनका कुर्ता स्ट्रेटजी है,
दूसरा आप देखिएगा कभी भी अपने घर का फोटो नहीं दिखाएंगे सर, भारत का कोई नेता मंत्री घर का फोटो नहीं दिखाएगा। घर के बाहर जो लॉन होता है खाली जगह, इंटरव्यू देना रहेगा वो लॉन में बैठ के देगा, बैठ जाएगा लॉन में, देखेगा पीछे घर नहीं ना आ रहा है, कहेगा दो गाय ले इधर ये चराओ, दो गाय बांध दो, हाँ इंटरव्यू चालू करो, पीछे गाय आना चाहिए, अपने आप को गरीब शो करेगा, अंदर जाके देखिएगा महल बनाया रहता है। तो नेपाल के नेताओं को भारत के नेताओं से सीखना चाहिए। हालांकि भारत में भी ऐसे नेताओं लोग में करप्शन बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव करप्शन है। तो नेपाल के एक नेताओं के बाल बच्चे, इन्हें नेपो किड्स या नेपो बेबी बोला जाता था इन सबको, बकलोलवान सब, ये सब नाच दिया। तो ये नेताओं के लोगों की लग्जरी लाइफ थी और ये नेपाल के गरीब लोगों की थी। सोशल मीडिया पे इन नेताओं के इस रवैये को लोगों ने बढ़ चढ़ कर शेयर किया कि इन्होंने करप्शन के पैसे से विदेश में पढ़ रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं, विदेश में पार्टी कर रहे हैं, इनका ये इतना बढ़िया बढ़िया मकान है यहाँ पे। तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगा, सोशल मीडिया इस पे तूल पकड़ने लगा, लोग बोलने लगे सोशल मीडिया पे। अब नेपाली सरकार ने सोशल मीडिया वालों से कहा कि आप इस पे ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करो। उन्होंने नहीं नियुक्त किया तो 1 हफ्ता का वार्निंग दिया और नहीं पूरा किए तो इस सब ने बैन कर दिया। जब बैन किया सोशल मीडिया को, तो जब सोशल मीडिया बैन हो गई, टिकटॉक को छोड़ के सबको बैन कर दिया, क्योंकि टिकटॉक ने अपना ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन इन लोगों को लगा कि टिकटॉक चाइना का है, उसको बैन नहीं किया, टिकटॉक पे बैन नहीं किया, बस उसी पे लोगों ने डेट डिसाइड किया कि इस दिन चलना है नेपाल पे, धावा बोलना है और पूरा भीड़ लगा दिया। इन लोगों का कहना था करप्शन को बैन करो, सोशल मीडिया को नहीं। बैन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया को बैन क्यों करेंगे? क्योंकि ये यंग जनरेशन है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स बेचारे प्रोटेस्ट करने आए थे, एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने आए थे। उनका कहना है कि भैया सोशल मीडिया केवल रील देखने के लिए थोड़ी है, इस सोशल मीडिया पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, बहुत सारी मीटिंग हो जाती है, बहुत सारे बिजनेस सोशल मीडिया पे चलते हैं, मार्केटिंग होती है, इस पे एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं। आजकल नेपाल में बहुत सारे लोग विदेश में काम करते हैं, तो विदेश में नॉर्मल नंबर नहीं लगता है तो लोग व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, ये इसमें दिक्कत आने लगा। बहुत सारे लोग नेपाल में क्लास करते हैं, उनके भी वहां के टीचर होंगे, लोग वो लोग पढ़ाते होंगे अपना अपना वहां पे, तो सारी चीजें बाधित हो गई। इसी को लेकर प्रोटेस्ट हो गया। प्रोटेस्ट बहुत बड़ी संख्या में था। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पुलिस इनको रोक रही थी, तब तक ससुरा किसी ने आदेश दिया ऊपर से प्रधानमंत्री के यहां से कि इनको गोली मारो। और जानते हैं इन्होंने क्या किया? एकदम माथा पे गोली मारे हैं सब। इन बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म पे माथा पे गोली मारा सब। अब जब यहां गोली मारिएगा ये तरीका गलत है। लोकतंत्र में भीड़ को शांत करने के लिए अन्य तरीके भी होते हैं। ये बात है कि हाँ, हर चीजों को हम लोग जबरदस्ती नहीं मना सकते, लेकिन वाटर कैनन होता है, आंसू गैस के गोले होते हैं। जब चीजें हद से पार हो जाती है तो पैर पे गोली चलाया जाता है, कई बार रबड़ बुलेट चलाए जाते हैं, एकदम एक्सट्रीम हो जाता है तो पैर पे गोली चलाया जाता है। उसके बाद भी कारण बनाना पड़ता है कि हमने ये सब कर दिया, तब लास्ट में इस तो पूरा सीधे गोली मारा सब, यहाँ पे एकदम हेड शॉट मारा। इसके वजह से जो लोग प्रोटेस्ट में नहीं भी उतरे थे वो सब के सब लोग प्रोटेस्ट में उतर गए और कहें अब की बार तो ओली सरकार को उजाड़ देना है, करप्शन को खत्म ही कर देना है। लोगों ने ऑफिसेस तोड़ दिए, सब जगह तहस नहस कर दिया, संसद भवन को आग लगा दिया, कहा कि चट्टा यहीं से बैठ के करप्शन करता है सब, और यहां से नेताओं को इसे लदा लदा भागना पड़ा है। और समय रहते ये लोग ईमानदारी से काम किए रहते तो आज ये नौबत नहीं आई रहती। नेपाल से ये लोग भाग गए हैं, किसी को डुबा के मारा, लसड़ा के मारा, मूड़ी फोड़ दिया, कपार फोड़ दिया, को जिंदा जला दिया। ये सब पूरी तरह से नेपाल को तबाह तबाह कर दिया। नेपाल में एक हामी नेपाल करके एनजीओ था जो भूकंप के समय मदद कर रहा था। सूडान गुरुम इसको नेतृत्व कर रहे थे और इधर एक काठमांडू का मेयर बालेन शाह, ये लोग इसको एक तरह से लीड कर रहे थे। हालांकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई और पुलिस की गोली वजह से ये घटना और ज्यादा उग्र हो गई। हालांकि इसे कंट्रोल करने का बहुत हद तक आंदोलन को कंट्रोल कर लिया गया है। सेना कमांड को संभाल चुकी है। सेना ने आदेश दिया जनरल ने कि आप सब लोग अपने इतने जगह पे लौटेंगे और अभी के तौर पे अंतरिम सरकार सुशीला कार्की को दिया गया है। जिस तरह बांग्लादेश में दिया गया वहां पर यूनुस खान को, उसी तरह दिया गया यहाँ सुशीला कार्की को। ये भारत के बीएचयू यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, वहां पर चीफ जस्टिस रही, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही। अभी इनके हाथों में अंतरिम सरकार है, बाद में ये लोग इलेक्शन करेंगे। अब ये खुद ही कंफ्यूजन में है कि राजशाही नहीं था कि इलेक्शन कराया जाए। एकदम परेशान है लोग। नेपाल की स्थिति एकदम गड़बड़ है। कुछ चीजें नेपाल में गड़बड़ हुई है जो नेपाल के क्रांतिकारियों को नहीं करना चाहिए था। पहला कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जला दी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट जल गए। कौन नेता करप्ट था ये भी खत्म हो गया। कोई ठीक नहीं, ससुरा नेता में जलवा दिया होगा सब कि बाकी में नया सरकार आएगी तो हमारा फाइल निकलवाएगी, जल गया यहाँ पे। दूसरा गलती किया कि इन्होंने जेल तोड़ के 13,000 से ज्यादा कैदियों को रिहा कर दिया। अब जो कैदी रिहा हुए हैं सब भारत में आने का तो वीजा नहीं मिलता है, उस ससुरा भारत में घुस जाएगा सब। अगर भारत में नहीं भी घुसा सब तो कैदी था सब, उसको नहीं छोड़ाना चाहिए। हाँ, राजनीतिक कैदी रहते तो समझ में आता है, क्रिमिनल्स को काहे छोड़ा दिए यहाँ पे। पुलिस ने मास सरेंडर किया, लोग पुलिस को मारे। पुलिस तो खैर करप्शन कर, गोली चलाएंगे लोग तो पब्लिक छोड़ देगी, माथा पे गोली चलाएंगे पुलिस। उसके बाद कहेंगे भाई आदेश आ रहा है तो आप हवाई फायरिंग कीजिए,
आंसू गैस मारिए, मारेंगे गोली तो पिटाएंगे कहीं नहीं, पिटा गए यहाँ पे। लेकिन इससे भारत को क्या हुआ, भारत को एक लॉस लगा। अनस्टेबल नेपाल कभी भी भारत के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, भारत सरकार अभी काला पानी लेपू लेक विवाद चल रहा है, आप अब नेक्स्ट वीडियो उस पर बना देंगे ताकि आप लोग को ज्यादा क्लियर समझ में आ जाए। लेकिन एक बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है ना, नेपाल भाइयों लोगों को भी समझना चाहिए, एक ऐसा ट्रेंड बन गया है नेपाल में, हम लोग जान भी दे देंगे ना तो नेपालियों को लगेगा कि भारत हम लोग के लिए खिलाफ है। उनको चाइना ही अच्छा लगता है, हम लोग को क्या ही कर सकते हैं उन लोग के लिए, नेपाल के लिए क्या नहीं किए हम लोग। लेकिन उनको नेपालियों के दिल में बैठा है कि भारत ही खराब है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा रोटी और बेटी से रिश्ता है। हमारे यहाँ आज भी शादियां बिहार नेपाल और बिहार यूपी जो एरिया सटता है वहां से हो जाती है। लेकिन ये नेपाल की खराबी, क्योंकि वहां माओवादी हो गए या फिर जो चीन का प्रभाव है वो बहुत ज्यादा हो गया। ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, कूटनीतिक हार एक तरह से कहिए, या फिर हम लोग फंसते जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस पर भारत को सोचना चाहिए। इसके पीछे कारण भी क्या है, भारत सरकार को अमेरिका और वेस्टर्न द्वारा चलाए गए एनजीओ पे कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये एनजीओ सरकार कम से कम 50 देशों की सरकार गिरा चुके हैं सब। अब जैसे यहाँ देखिए हामी नेपाल, ये किसके किसके सहयोग से, जैसे अमेरिका के ओपन सोसाइटी हो गया, फ्रीडम हाउस हो गया, फोर्ड फाउंडेशन हो गया, ये सब सरकार मतलब मदद करते हैं, बट इनका हिडन कुछ ना कुछ अंडर से टारगेट कुछ रहता है। तो गवर्नमेंट की एजेंसीज को इस पर नजर रखनी चाहिए। अभी जो नेपाल में हुआ है, हामी नेपाली जो ये संगठन था, इसमें शंकर ग्रुप, इन्फिनिटी ग्रुप और बरबरा फाउंडेशन ने फाइनेंशियल हेल्प किया था, और इतनी बड़ी हुजूम को एक साथ ले आकर इन्होंने किया। और आज एक देखिए कैसी गवर्नमेंट वहां बैठे बनेगी, इसका कोई ठीक नहीं है। अमेरिका जो है और वेस्टर्न कंट्री ने पूरी मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर दिया है सब, इराक से लेके ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, यमन, सब तबाह कर दिया है सब। अब जब इसको पूरी तरह तबाह कर दिया है सब, तो जहां से मन वहां से पेट्रोल लेके चल जाता है। हम लोग को पेट्रोल मिलता है महंगा, और ये सब मार धार के अपने चमचा सरकार को बना देता है सब। किसी को बना देगा, अयोग्य व्यक्ति को कहेगा 50% हम ले जाएंगे। तो ये हाथ बर्बाद के अब इनकी नजर एशिया पे है, इधर श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, इसको अब अनस्टेबल करना चाहते हैं सब। ये सोशल मीडिया और किस तरह से ये काम करते हैं सब एनजीओ की मदद से, इसको समझने की जरूरत है। देखिए सर्बिया एक देश था, सन 2000 में सर्बिया रसिया का फेवर करता था। 2000 में बुलडोजर क्रांति लाया सब, और सर्बिया की सरकार को कहा सब कि सरकार करप्ट है, ये है वो है, एक नैरेटिव सेट किया, सरकार को गिरा दिया। अभी जो सरकार है वो अमेरिका की फेवर की है, रूस की फेवर की नहीं है। उसी तरह जॉर्जिया एक देश है, जॉर्जिया उसी के पास है, सर्बिया की साइड में जॉर्जिया। 2003 में जॉर्जिया में रोज रिवोल्यूशन लेके चले आए सर। रोज रिवोल्यूशन में क्या था, जॉर्जिया जो था रसिया के फेवर में था। तो ये अमेरिका वगैरह सोशल मीडिया, और ये उस समय तो मतलब इतना नहीं था सोशल मीडिया 2003 में, लेकिन एनजीओ वगैरह की मदद से इस सब ने क्या किया, वहां पर रोज रेगुलेशन लाया और सरकार को गिरा दिया। अभी जो सरकार है वो अमेरिका के फेवर में। उसी तरह से देखेंगे यूक्रेन में 2004 में ऑरेंज रिवोल्यूशन ले दिया और कहा कि हम लोग यूरोप में मिलना चाहते हैं, रसिया में नहीं, रसिया को कमजोर करने के लिए। फिर 2014 में यूरोपीय मेडन आंदोलन किया गया, पेट्रो यानुकोविच को यहां से डिथ्रोन किया गया। उसी समय क्रीमिया रसिया ने कब्जा कर लिया था। अभी की जो जनरेशन है उसको इतना पुराना नहीं याद आता है, लेकिन अभी उसी सब के वजह से अभी भी यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। देखिए जो जो सरकार रसिया के फेवर में थी, कैसे कैसे अमेरिका ने गिराया है। ऐसे ही 2011 में अरब क्रांति शुरू होती है ट्यूनिशिया से, ट्यूनिशिया की सरकार को उखाड़ फेंका जाता है, अरब क्रांति। और अरब क्रांति देखते देखते अफ्रीका से पूरे अरब में फैल गई। अरब क्रांति में लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी को उड़ा दिया गया क्योंकि ये रूस का फेवर में था। इजिप्शियन गवर्नमेंट को उड़ा दिया गया, हुस्नी मुबारक को, क्योंकि ये रूस के फेवर में था। सीरिया में बशर अल असद को उड़ा दिया गया क्योंकि रूस के फेवर में था। यमन से शेख अब्दुल्ला साले को उड़ा दिया गया क्योंकि ये रसिया के फेवर में था। ये सब अमेरिका की चाल है। अभी भी नहीं समझ में आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये सोशल मीडिया हम 20 बार कहते हैं, इस पर इंडिया का अपना कमांड होना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग मुख्य दर्शक बन के ऐसे ही देखते रहेंगे। 2021 में म्यांमार में क्या हुआ, म्यांमार में सरकार हटा दिया गया आंग सान सू की, ये भारत के फेवर में थी, और यहाँ जुम्टा की सरकार बना दिया गया, सैन्य तानाशाही जुम्टा की। हुआ क्या, 2017 से 2021 तक म्यांमार से रोहिंग्या भारत में घुस गए। आज रोहिंग्या भारत की एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। लेकिन अभी बताइए, इलाज से अच्छा बचाव होता है। यहाँ स्टेबल रहता तो भेज सकते थे, अभी कहां भेजेंगे इन सबको। भारत की एक बड़ी समस्या बन चुकी है रोहिंग्या यहाँ पे। वैसे ही 2022 में आप देखिए श्रीलंका में हमारी जो फेवर की सरकार थी, अभी चाइना की फेवर की सरकार आ गई है, हटा दिया गया। उसी तरह आप देखे होंगे यहाँ पे मालदीव में यही हो गया। आप पाकिस्तान में देखिए 2022 में इमरान खान, चचवा मेरा, इसको इमरान खान को डिथ्रोन कर दिया सब। क्या आरोप लगा है सब कि इन्होंने जो गिफ्ट मिला था उसे तोहफा में रखना चाहिए था तो पर्सनल यूज कर लिया। दूसरा, इन्होंने जो दूसरी शादी की थी तो तलाक के बीच में इद्दत का जो टाइम दिया जाता है लगभग 3 महीना, वो पूरा नहीं किया तो शादी टाइम से पहले कर दिया। उसकी वजह से जेल में डाल दिया और जेल में बेचारे का रेप कर दिया गया। एगो मेजर इसका रेप कर दिया, बेचारा का बर्बाद हो गया इमरान खान। हालांकि इमरान खान जो था आतंकवाद को पसंद नहीं करता था, लेकिन जो आसिम मुनीरवा बैठा है ना चोट्टा, ये बहुत खतरनाक है। पहलगाम अटैक वही कराया था। मेरे कहने का मतलब है
कि देश सर्वोपरि रहना चाहिए। समझिए दूसरों की गलतियों से, वो देखिए जो नहीं देख पा रहे हैं, ये सोशल मीडिया से केवल वो नहीं है, किस तरह से बर्बाद कर रही है चीजों को, उसको समझने की जरूरत है। 2024 में बांग्लादेश में एक टेलीग्राम, मामूली टेलीग्राम कैसे इतना बड़ा विद्रोह खड़ा करके होता है और शेख हसीना को वहां से हटा देता है, वहां पे सरकार आ जाती है, वहां के माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, ज्यादातर माइनॉरिटी में वहां हिंदू ही हैं, उनको जला के हथौड़ी से ना पूरा आंख फोड़ फोड़ के मार दिया सब। हम लोग देखते रह गए, क्या कर लिए, कैंडल जला लेंगे लोग। हम लोग को सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि ये सब स्लीपर सेल का काम करते हैं सब। यहाँ पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी भारत की हो गई है इनके ऊपर, जिसका कोई हद नहीं। गूगल का केवल एक चीज नहीं है, गूगल का यूट्यूब है जिसपे आप हमको देख रहे हैं, ये गूगल का, इसी का प्ले स्टोर है जिसपे से आप जोमेटो, आप यूपीआई हिंदन डाउनलोड करते हैं। इससे नहीं डाउनलोड करेंगे तो क्रोम से करेंगे, तो दोनों तो भैया एक है। यहाँ पे मेल किससे करिएगा आप, कोई भी नया एप्लीकेशन रहेगा मेल करना पड़ेगा, ये भी इसी का है। अब सब छोड़िए ना, मोबाइलवा तो एंड्रॉइड है, मोबाइल सैमसंग का लीजिए, वीवो का लीजिए, किसी को लीजिए, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड किसका है, इसी गूगल का है। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि अच्छा मीडिया में, कई मीडिया, भारत की मीडिया को तो जानती ही है, उनका कहना है कि शाह खान सर ने बताया कि प्ले स्टोर नहीं है तो एप्पल स्टोर यूज कर लेंगे, प्ले स्टोर नहीं है तो सैमसंग का यूज कर लेंगे, प्ले स्टोर नहीं है तो अमेजोन का यूज कर लेंगे। अरे बैल बुद्धि, हमारा गूगल से थोड़ा ना दुश्मनी है, हमारा बस इस बात की शिकायत है कि ये हमारा नहीं है, विदेशी है। तो आइयो तो विदेशी है, आइयो तो विदेशी है, आइयो तो विदेशी है। ये कौन बात हुआ कि आसमान से गिर के खजूर पे अटकेंगे कि गूगल बंद हो जाएगा तो एप्पल यूज कर लेंगे, सैमसंग यूज कर लेंगे, अमेजन। यार तरीका कौन समझाएगा रे मेरे भाई कि हमको प्रॉब्लम गूगल से नहीं, हमें बस ये है कि हमारा अपना होना चाहिए, ना कि विदेशी होना चाहिए। जब बैल बुद्धि, मीडिया को क्या समझाएं हम। यहाँ पे जीमेल के जगह हमें अपना मेल यूज करना चाहिए, भारत मेल, भारत मेल। तो मीडिया के कुछ बंधु ये कह रहे हैं कि जीमेल की जगह भारत मेल लोग अपनाएंगे। क्यों नहीं अपनाएंगे, तो होना चाहिए, उतनी सोच होनी चाहिए। हम भारत मेल लाएं, जितनी भी योजनाएं हैं भारत सरकार की, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो राशन योजना हो, खाद बांटना हो, एलपीजी सिलेंडर बांटना हो, उसका ओटीपी मेल, जीमेल पे ना जाके भारत मेल पे जाएगा। वोटर कार्ड का वेरिफिकेशन भारत मेल पे जाएगा, आधार कार्ड का वेरिफिकेशन गूगल जीमेल पे ना जाके भारत मेल पे जाएगा। इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ये सबका कहां जाएगा, भारत मेल पे जाएगा। मजबूरी बनेगी लोगों को जीमेल के साथ साथ भारत मेल भी रखना। एफआईआर, कोर्ट, जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम का फॉर्म भारत मेल पे लिखा जाएगा, उनका एडमिट कार्ड भारत मेल पे होगा। तो इससे होगा क्या, लोग आने वाले 4-5 सालों में गूगल मेल, जीमेल के साथ साथ भारत मेल भी रखेंगे। तो पहले पैरेलल रखना चालू किएंगे, उसके बाद धीरे धीरे शिफ्ट कर देंगे। सोच होनी चाहिए। अब हाथ पे हाथ रख के रहेंगे, अरे नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे भैया, मोदी जी ने एक बार बोल दिया था मालदीप ना जाके लक्षद्वीप जाओ, मालदीप की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। मोदी जी ने एक बार बोला था थाली बजाओ, पूरा देश थाली बजा दिया था। तो पूरा देश जीमेल की जगह पे इसके नहीं शिफ्ट होगा, उतना होना चाहिए। अजीब हाल है भैया, देश प्रेम बड़ा होता है, सरकार प्रेम नहीं, दोनों में अंतर होता है यहाँ पर। तो देश सर्वोपरि होना चाहिए। हमारा झुकाव जाति, धर्म, राजनीति, पार्टी से ऊपर उठ के हमारा झुकाव देश के प्रति होना चाहिए। हम यहाँ भी कहते हैं कि हमारा खुद का एप्लीकेशन है खान ग्लोबल स्टडी, जिसपे 15 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं। एप्लीकेशन, यूट्यूब नहीं, एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे। यदि भारत सरकार अपना भारत प्ले स्टोर बनाती है, हम पहले शिक्षक होंगे कि हम इस 15 मिलियन को छोड़कर उस पर चले जाएंगे, क्योंकि यह हमेशा हम लोगों को ब्लैकमेल करता है कि 30% एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। पूरे भारत के शिक्षकों से कहते हैं कि आप लोग बताइए, क्या इस बात का ये धमकी नहीं देता है गूगल, हम लोग इसको छोड़ेंगे? ये हमारी जिम्मेदारी होती है, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है। आज 25 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, लेकिन ये डायमंड प्ले बटन आया था ना, हम कभी दिखाए नहीं। सभी लोग को धन्यवाद हाथ जोड़कर, जो आप लोगों ने 25 मिलियन बनाया और विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बनाया। लेकिन जब ये डायमंड प्ले बटन आया ना, इतना खुशी होता, अगर इसके बीच में अगर भारत का रहता तो अशोक चक्र बना रहता, अशोक स्तंभ बना रहता। जब मेरा 1 मिलियन हुए थे ना, तो गोल्डन प्ले बटन आया था। तो पापा को हम दिखाए ना, तो पापा बोले कि कितना अच्छा रहता है, इस पे तिरंगा बना रहता है, ये विदेश का है। तो पिताजी बोले थे कि हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तुम अगर इस लायक हो जाना ना तो आवाज जरूर उठाना। ये मत कहना कि तुम भूल जाओ कि तुम्हें सुविधा मिल रहा है। आवाज जरूर उठाना कि एक भारत का अपना होना चाहिए, वरना हमको देश प्रेम है तभी हम यूट्यूब पे खड़ा होकर कह रहे हैं कि यूट्यूब की जगह भारत का होना चाहिए, वरना 25 मिलियन को तो बहुत पैसा देता है यूट्यूब, क्या जरूरत रहती है? तो सरकार प्रेम और देश प्रेम दोनों में अंतर होता है। हम स्वयं कहते हैं
कि भारत का रहता तो बहुत ज्यादा खुशी होती। आज नहीं होगा, 10 दिन बाद होगा, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, लेकिन अगर हम शुरू ही नहीं करेंगे तो कभी मंजिल पे नहीं पाएंगे। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो ये देश प्रेम हम इसीलिए कहते हैं, वरना 25 मिलियन पे तो बहुतों सुविधाएं मिलती रहती हैं यहाँ पर, लेकिन जो देश प्रेम है, जो इस ये हम कभी आप लोग को दिखाए हैं, ये रखा हुआ है हमारे यहाँ, बस यहाँ एक तो तिरंगा झंडा बना देता ना इस डायमंड प्ले बटन पे, 4 चांद लग जाता है इस डायमंड प्ले बटन पे। लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ दिन होगा, कोई ना कोई लोग कहेगा, मीडिया वाला कह रहा है कि खान सर पागल हो गए हैं, यहाँ पे अपन गूगल और यूट्यूब बनाने के लिए कह रहे हैं। कभी ना कभी तो सुनेंगे, मोदी जी से उम्मीद है कि जरूर करेंगे, नहीं तो देश को अनस्टेबल कर देंगे सभी सब विदेश वाले सब, इन पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। भैया आज से 3 साल 4 साल पहले भी हम क्लास में बोले थे कि 2000 का नोट जो आया है ये गलत डिसीजन है, इसको चेंज करेगी सरकार, मजबूरी हो जाएगी चेंज करना। कल से लाल वाला नोट नहीं चलेगा, 2000 वाला को साइड कर रहे हैं। 2000 के नोट को गवर्नमेंट की लानी मजबूरी थी, क्योंकि अचानक नोट बंद हुआ, मार्केट में पैसा देना था, छोटा नोट छापने में टाइम लगता है, इसलिए पहले उस सप्लाई को पूरा करने के लिए 2000 दिया गया। सप्लाई, अब जब सप्लाई पूरा हो गया, अब बैंक वाला धीरे धीरे उसको रखते जा रहा है। अब आपके एटीएम से 2000 का नहीं निकलता होगा, निकलता है, रियल हो गया है। अब 2000 बहुत कम मिल रहा होगा, धीरे धीरे उसको साइड कर दिया जाएगा, और क्या हो जाएगा 500। करप्शन कम करने के लिए मैक्सिमम नोट 100 रुपए का ही होना चाहिए, समझा क्या क्या? अब तो नहीं जाओ तो किसी को 10 लाख घूस देने, बोरा में लेके 10 लाख रुपया 100 का नोट हो गया तो कहां ले जाएंगे बोरा? आप देख लीजिए आज चेंज हो गया कि नहीं। वैसे ही हम कहते हैं कि एक दिन इस गूगला को भी बदला जाएगा, और वह दिन आएगा जब भारत अपना सर्च इंजन बनाएगा, हम अपना प्ले स्टोर बनाएंगे, हम अपना भारत मेल बनाएंगे, उस दिन का भी